हम देखते हैं कि लियाम इस समय मॉन्स्टर्स को मार रहा है और लियाम की पावर को देखकर स्कारलेट तो इस समय उसके प्यार में अंधी हो रखी है। इसी समय लियाम को राडॉन की आवाज आती है जो कि कहता है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ जो शायद इस लड़की को बहुत पसंद आए। जिसके बाद लियाम और स्कारलेट उस जगह पर जाते हैं जो कि जंगल में छुपा हुआ एक अंडरग्राउंड बेस है। वो उस अंडरग्राउंड बेस के अंदर जैसे ही जाते हैं उन्हें राडॉन जैसा ही एक ड्रैगन का स्टैचू दिखता है जो कि लियाम और स्कारलेट को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लड़ने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन वो लियाम और स्कारलेट के ऊपर हमला करता है कि उससे पहले राडॉन बताता है, अगर तुम इस स्टैचू पे सिर पे बने हुए एक अक्षर को मिटा दोगे तो फिर ये तुम्हारी सारी बातें मानेगा। जिसके बाद लियाम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस स्टैचू के ऊपर आके होली लांस से हमला करके इस स्टैचू का एक अक्षर मिटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन स्कारलेट की सारी बातें मानने लग जाता है क्योंकि स्कारलेट के खून में ड्रैगन का ब्लड है। अब थोड़े समय के बाद जब स्कारलेट अपने मेंशन दोबारा जा चुकी है तब हम देखते हैं कि लियाम बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसे अपने गांव से धुआं निकलता हुआ दिखता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही लियाम वहां पर पहुंचता है जीना वहां पर आकर लियाम को बताती है कि कुछ वुल्फमैन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। यहीं पर इधर वुल्फमैन की गैंग का लीडर आता है जो कि लियाम के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन लियाम सारे के सारे हमलों को डॉज करके वुल्फमैन के लीडर के ऊपर एक हमला करके उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है और वो बताता है कि उसे तो राडॉन ने यहाँ पर रहने के लिए भेजा है तो फिर वो उन्हें तंग क्यों कर रहे हैं। और यहीं पर लियाम होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए राडॉन के बच्चों को समन कर लेता है जिन्हें देखते ही वुल्फमैन की लीडर की फटके चार हो जाती है। यहीं पर वो सारे वुल्फमैन देखते हैं कि सारी एल्फ्स जिनकी राडॉन रक्षा कर रहा था वो भी यहाँ पर रह रही हैं। और जैसे ही लियाम प्रपोज करता है उनको यहाँ पर रहने के लिए तो फिर वुल्फमैन का लीडर इस चीज़ के लिए मान लेता है। जिसके बाद जैसे ही लियाम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है हम देखते हैं कि वुल्फमैन का लीडर वुल्फ वुमन बन जाता है। यानी वो एक लड़की थी जो कि अभी तक लड़का लग रही थी, जिसे देखकर लियाम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इस भेड़िया मनुष्य का नाम क्रिस है। जिसके बाद लियाम सारे के सारे वुल्फमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता है और उन्हें अपना फैमिली बना के उनसे मजदूरी करवाने लग जाता है और सारे लोग गुलामों की तरह काफी ज्यादा जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं। इसी समय लियाम को जंगल के बीच में से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखता है कि जंगल के बीच में कुछ सोल्जर्स आ चुके हैं किस्ता दौर से, जो कि एक कंट्री है। लियाम उन सभी सोल्जर से अभी वापस जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन ये सोल्जर्स लियाम की बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि तेरे जैसा बच्चा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी लियाम सारे के सारे किस्सा दौर के सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उनको ढेर कर देता है। जिसके बाद लियाम कहता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी पूरी कंट्री भी लेकर आ जाएंगे हमला करने के लिए तो फिर भी वो हारने ही वाले हैं। अब जैसे ही लियाम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए विलेज वापस आता है देना उसे बताती है कि कुछ पिक्सीज यहाँ पर और आ गई हैं जो कि चाहती हैं कि वो भी यहाँ पर रहें। लियाम भी उन सारी पिक्सीज को यहाँ पर रहने के लिए परमिशन तो दे देता है लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि वो उनके नाम क्या रखेगा। जिसके बाद लियाम उन सारी पिक्सीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उन्हें एल्फ बनाते हुए उनके अजीब अजीब नाम रखने लग जाता है, जैसे केला, सेब, पपीता। अब गांव बनने का प्रोसेस भी उसके मजदूरों से बहुत ज़्यादा आराम से चल रहा है। राडॉन का स्टैचू भी काफ़ी ज़्यादा आराम से चिल मार रहा है। लेकिन लियाम इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे पता चल गया है कि किस्ता दौर के सोल्जर्स यहाँ पर आए थे। स्कारलेट बताती है कि उसकी कंट्री बिल्कुल किस्ता दौर और जामिल कंट्री के पास में है, जिस वजह से किस्ता दौर और जामिल के लोग उसके ऊपर हमला करके ये ज़मीन हथियाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से उन्हें ये शो करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इस कंट्री के साथ पंगा लेने की कोशिश करी तो फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एल्बर्ट नाम का एक आदमी यहाँ पर आता है जो कि जामिल कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है और वो लियाम से कहता है कि वो ये चाहता है कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम के साथ शादी करें। ये चीज़ सुनते ही लियाम स्कारलेट के साथ टेलीपैथी करता है और उससे पूछता है, स्कारलेट मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम इस डिसीजन के साथ सहमत हो? जिसके बाद प्रिंसेस स्कारलेट कहती है, मुझे इस चीज़ में कोई खराबी नहीं दिखती, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम आधे साल तक का समय मांगो शादी के लिए। जिसके बाद लियाम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन वो कहता है कि उसे 1 साल का समय चाहिए प्रिंसेस स्कारलेट से शादी करने के लिए। एल्बर्ट इस चीज़ को मान लेता है और वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब प्रिंसेस स्कारलेट अपने मेंशन जा चुकी थी तब लियाम उसके मेंशन आता है जहाँ पर स्कारलेट लियाम का वेलकम करती है और वो अब चाय पीने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं। वो मेंशन के अंदर कदम रखते ही कि तभी लियाम कहता है कि मुझे इस मेंशन के अंदर से काफ़ी अजीब तरह की मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें राडॉन के बच्चे का एक स्टैचू दिखता है और राडॉन लियाम से कहता है, ये देखकर यादें ताज़ा हुई हैं। ये स्टैचू मैंने बनाया था। दरअसल ये एक स्टैचू नहीं बल्कि एक बैटल आर्मर है। तुम इसे प्रिंसेस स्कारलेट के ऊपर पहनवा सकते हो।
स्कारलेट बताती है कि ये स्टैचू यहाँ पर 200-300 सालों से है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस स्टैचू का यूज है तो है क्या। जिसके बाद लियाम आगे बढ़ता है और स्टैचू के ऊपर एक मैजिक करता है, जिससे वो स्टैचू स्कारलेट के ऊपर चढ़ जाता है और स्कारलेट भी होली मैजिक कर पाती है। लेकिन ये स्टैचू स्कारलेट को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह थका देता है, जिसके बाद ये स्टैचू निकल कर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहीं पर राडॉन कहता है, मुझे पता था कि ये लड़की इस स्टैचू का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाई। तुम ऐसी लड़की के लिए छोटा स्टैचू बना सकते हो। जिसके बाद राडॉन बैटल आर्मर बनाने की रेसिपी बताता है और लियाम स्कारलेट से कुछ मिथ्रिल, जो कि एक तरह का धातु या मैं कहूँ मेटल है, वो अरेंज करने के लिए कहता है स्कारलेट से। मिथ्रिल की अरेंजमेंट होने के बाद लियाम अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा स्टैचू बनाता है, जो कि एक बैटल आर्मर है। बाहर आने के बाद लियाम उस बैटल आर्मर को पहनने के लिए कहता है स्कारलेट से, और जैसे ही स्कारलेट उस बैटल आर्मर को पहनती है, इस बार उसे बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती और वो इस समय होली मैजिक का भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है। तभी राडॉन लियाम को बताता है कि जो उस जगह पर तुमने स्टैचू के साथ लड़ाई करी थी, वो भी एक बैटल आर्मर है। जिसके बाद लियाम और स्कारलेट उस स्टैचू के पास जाते हैं और लियाम उसके ऊपर थोड़ा सा खून गिराता है, जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है और वो स्टैचू एक बैटल आर्मर बनने के बाद लियाम के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद लियाम को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है और वो बहुत सारे मैजिक कर पाता है। लेकिन वो उस आर्मर को थोड़ी सी देर ही इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़्यादा बुरी तरह थक जाता है और उसका सारा मैजिक खत्म हो जाता है। और राडॉन लियाम को बताता है, बहुत शानदार। क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसे तीसरे इंसान हो जो कि इस आर्मर को पहनने के बाद पहली बार में मर नहीं गए। अगर तुम इस आर्मर को अच्छे से मास्टर कर लो तो फिर तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हो। इसके बाद जब लियाम दोबारा अपने विलेज आता है, वो देखता है कि सारे मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं। इसी समय उसकी एक गुलाम आती है जिसका नाम रेना है और वो लियाम को बताती है कि उनके विलेज के पास कुछ हाई ओर्क आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और विलेज को हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ सुनकर लियाम काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और वो हाई ओर्क को मारने के लिए चले जाता है। और वो देखता है कि जिस जगह पर हाई ओर्क रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा आयरन भी है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे हाई ओर्क और उनका लीडर आ जाता है। लियाम हाई ओर्क से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे विलेज में आकर रहें। इस समय उधर सारे के सारे वुल्फमैन और पिक्सीज भी रह रहे हैं। लेकिन तभी इस मोटी बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता और वो लियाम के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जिन सारे हमलों से लियाम बचने लग जाता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में आकर फंस जाता है। अब ये मोटी बुद्धि, जो कि हाई ओर्क का लीडर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लियाम के ऊपर हमला करने ही लगता कि उसी समय सारे के सारे हाई ओर्क समझे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और जैसे ही हाई ओर्क का लीडर लियाम के ऊपर हमला करता है, वो देखता है कि लियाम को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने आर्मर पहन लिया था। यहीं पर वो हाई ओर्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लियाम से कहता है कि इस बार तो वो उसे ख़त्म कर ही देगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सारे के सारे चमचे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। जिसके बाद लियाम बताता है कि वो अपने चमचों के ऊपर हमला करने वाला था जब वो लियाम के ऊपर हमला कर रहा था। वो हाई ओर्क का लीडर जब लियाम के ऊपर हमला करने वाला था, तब लियाम अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और उन सारे के सारे हाई ओर्क को बचा लेता है। ये चीज़ देखकर हाई ओर्क के लीडर को लियाम के ऊपर क्रश हो जाता है और लियाम हाई ओर्क के लीडर और सारे के सारे हाई ओर्क को बताता है कि उनके विलेज के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उन्होंने एक नई कंट्री बनानी है उधर। जिसके बाद हाई ओर्क कहता है कि वो उनकी कंट्री में आकर रह तो लेगा, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि उनकी कंट्री है कैसी। जिसके बाद लियाम सारे के सारे ओर्क को गांव के अंदर ले आता है, जहां पर सारे के सारे ओर्क बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इधर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि उनके दोस्त थे। यहीं पर क्रिस हाई ओर्क के लीडर को देखती है और उसके ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देती है और वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गए। वो लियाम को बताती है कि जंगल में वो दोनों अक्सर लड़ा करते थे और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तभी लियाम क्रिस और हाई ओर्क को समझाता है कि हाई ओर्क असल में कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि क्रिस ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करा था लियाम के साथ और अब वो उसकी गुलाम बन चुकी है। ये चीज़ सुनकर हाई ओर्क का लीडर भी कहता है कि हमें भी अपना गुलाम बना लो। जिसके बाद लियाम उन सब के ऊपर भी मैजिक करता है और उन्हें इवॉल्व कर देता है, उन्हें अपना गुलाम बनाकर। और वो हाई ओर्क के लीडर का नाम रखता है बूटा गोरिल्ला। जिसके बाद हम देखते हैं कि बूटा गोरिल्ला और क्रिस एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो चुकी है। यहीं पर लियाम बाकी सारे हाई ओर्क के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उन्हें अपना गुलाम बनाने लग जाता है और उनके अलग अलग तरह के नाम रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम अपने सारे गुलामों से मजदूरी करा के बहुत सारी आयरन ओर को इकट्ठा करता है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मेटल्स को अलग कर लेता है और सबसे ज़्यादा मेटल आयरन निकलता है और मिथ्रिल तो ना के बराबर निकलता है। दरअसल लियाम ने मिथ्रिल का आर्मर बनाना था सारे के सारे लोगों के लिए ताकि वो लड़ सकें।
तभी लियाम कहता है कि अगर मैं मिथ्रिल का आर्मर नहीं बना सकता तो फिर मैं आयरन का आर्मर बना लूंगा। जिसके बाद वो आयरन को मेल्ट करता है अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए और मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आयरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके उसे आयरन बैटल आर्मर बना लेता है। तभी लियाम को लगता है कि अब तो वो सबके लिए आर्मर बना सकता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है लियाम की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो हर एक आयरन के पीस के लिए अलग अलग तरह के नाम नहीं रख पा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हुए हर किसी को अलग नाम देना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके अलग अलग तरह के नाम रख के वो 20-30 आर्मर बना लेता है, जिन आर्मर्स के साथ सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि उनके गांव के अंदर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि अभी आकर हमला करने ही लगते कि उसी समय रहना एक मीना नाम की लड़की से इन सारे गुंडों से लड़ने के लिए उसे आगे भेज देती है और मीना अकेले ही इन सारे गुंडों की धज्जियां उड़ा के रख देती है। इसे देखकर लियाम को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस हादसे के बाद सारे के सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। यहीं पर इसके बाद हम देखते हैं कि लियाम अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में आता है और वो बहुत सारी वाटर स्पिरिट को समन करके उनसे आइटम बॉक्स में पानी डालने के लिए कहता है जनरेट कर। यहीं पर लियाम देखता है कि एक स्पिरिट काम नहीं कर रही और वो स्पिरिट लियाम से कहती है, मास्टर क्या आपको याद है कि मैं पहली वो वाली वाटर स्पिरिट हूँ जिसे आपने इवॉल्व करा था। अब मैं थोड़ी सी और इवॉल्व या ताकतवर हो जाऊं तो फिर मैं चीज़ों के अंदर जाके भी रह सकती हूँ। और लियाम पूछता है क्या वो चीज़ों के अंदर जाकर चीज़ों को ताकतवर बना सकती है। जिसके बाद वो बताती है कि स्पिरिट्स का बहुत सारे वेपन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। जिसके बाद लियाम को थोड़े से प्रॉफिट्स दिखते हैं और वो उस स्पिरिट को इवॉल्व कर देता है। जिसके बाद वो एक नॉर्मल आर्मर बनाता है जिसके अंदर वो इस स्पिरिट को डाल देता है और ऐसे हम देखते हैं कि वो बहुत सारे आर्मर्स बना लेता है स्पिरिट्स का यूज़ करते हुए। और ये सारे आर्मर्स वो क्रिस, रेना और बूटा गोरिल्ला को पहना देता है। जिसके बाद ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और लियाम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके गुलाम अब ताकतवर हो चुके हैं और अब वो जंग में भी लड़ सकते हैं। अब दोबारा से लियाम जब एडवेंचरर गिल्ड जाता है उसके ऊपर आसन और जोड़ी बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, क्योंकि लियाम उनके साथ नहीं था इतने ज़्यादा टाइम से। यहीं पर आसुना लियाम से पैसे निकालने के लिए कहती है और लियाम सोच में पड़ जाता है कौन से पैसे। तभी जोड़ी बताती है कि लियाम को जब प्रिंसेस स्कारलेट से अपना मुंह चुप करने के लिए पैसे मिले थे तब थोड़े पैसे उसने आसुना और जोड़ी को दिए थे, लेकिन आसुना और जोड़ी ने उन पैसों को अपने पास नहीं रखा था, जिस वजह से लियाम के पास अभी भी वो पैसे पड़े होंगे। जिसके बाद लियाम, आसुना और जोड़ी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और आसुना लियाम से पूछती है कि वो इतने समय से कर क्या रहा था। जिसके बाद लियाम बताता है कि उसने अपनी खुद की एक कंट्री बना ली है। ये सुनते ही आसुना और जोड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी लियाम की कंट्री में जाना है। यहीं पर लियाम बताता है कि उसने एक नई तरह का मैजिक सीखा है, जिसके बाद वो उस मैजिक से एक सैंड बॉक्स बनाता है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेट्रेस खाना लेकर आती है और लियाम थोड़ा सा खाना निकाल कर उस सैंड बॉक्स के अंदर डालता है और जब वो खाना निकालता है खाना बुरी तरीके से सड़ चुका था और आसुना और जोड़ी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लियाम बताता है कि इस बॉक्स के अंदर टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है, इस वजह से इसके अंदर डालकर हर चीज़ सड़ जाती है। तभी लियाम आसुना से कहती है कि अगर इसमें टाइम तेज़ चलता है तो फिर तो हम इसमें वाइन भी बना सकते हैं फ्रेश। जिसके बाद लियाम थोड़ी सी मेहनत करता है और थोड़े से ग्रेप जूस का अरेंजमेंट करता है और जैसे ही वो वाइन को उस सैंड बॉक्स के अंदर डाल के थोड़े समय बाद निकालते हैं तो फिर वो देखते हैं कि सच में ग्रेप जूस की वाइन बन चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रेप जूस से बहुत सारी वाइन बना लेते हैं जो कि अलग अलग समय के लिए सैंड बॉक्स के अंदर डाली हुई थी। यहीं पर जोड़ी वाइन को पीने लग जाती है और लियाम उसे बहुत ज़्यादा नशीली आंखों से देखने लग जाता है, क्योंकि वो भी वाइन पीना चाहता है लेकिन वो अंडर एज है। लेकिन ये चीज़ देखकर कि वो जोड़ी को किन आंखों से देख रहा है, आसुना उसे लात मार के दूर फेंक देती है और वाइन पीने के बाद जोड़ी बताती है कि जिस वाइन को सबसे ज़्यादा समय के लिए रखा गया है उसका फ्लेवर सबसे बेस्ट है। इसके बाद वो सारे लोग लियाम के गांव में जाते हैं जहां पर आसुना और जोड़ी सारे के सारे लोगों से मिलते हैं। इसके बाद रात के समय वो सारे लोग पार्टी करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह के फ्रूट को हार्वेस्ट करने लग जाते हैं। तभी लियाम को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो भागते हुए उस इंसान की तरफ जाता है और वो देखता है कि एक ऑर्क को एक ज़ॉम्बी जैसे बीइंग ने काट लिया है। लियाम उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन अब देरी हो चुकी थी और ये ऑर्क हम देखते हैं कि एक और ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ये ऑर्क बूटा गोरिल्ला को काटने ही वाला था कि उसी समय हम देखते हैं कि लियाम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको ठीक कर देता है। जिसके बाद जोड़ी बताती है कि अब ये आदमी बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं है। तभी जोड़ी बताती है कि मेरे ख्याल से ये एक वैम्पायर है। हज़ारों सालों में एक बार एक वैम्पायर के राजा का जन्म होता है, जिसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी वैम्पायर में कन्वर्ट करके उनको कंट्रोल कर सके।
और मेरे ख्याल से अब वो वैम्पायर का राजा जाग चुका है। जिसके बाद लियाम ऑर्डर दे देता है कि आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको बता दिया जाए कि वैम्पायर्स आ चुके हैं और वो इवैक्यूएट कर लें। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। एक वुल्फमैन लियाम के पास आकर उसे बताता है कि किसी भी आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी, इस वजह से वो सारे लोग अभी वैम्पायर बन चुके हैं। ये चीज सुनकर लियाम अपनी आर्मी से कहता है कि वो सारे लोग अभी के अभी वैम्पायर्स को मारने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद वो सारे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वैम्पायर्स हैं और अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोग वैम्पायर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर वैम्पायर किंग भी आ जाता है और वैम्पायर किंग को देखते ही उसके पास लियाम आता है, जो कि टेलीपोर्ट करके उसे एक जंगल एरिया में ले आता है, जहाँ पर आकर वो वैम्पायर कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या करा? तभी लियाम कहता है कि चलो अब असली गेम को शुरू करते हैं। और यहीं पर वैम्पायर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लियाम उसके ऊपर अलग अलग तरह के मैजिक्स का इस्तेमाल करता है। वैम्पायर भी टेलीपोर्ट करके लियाम के पीछे आकर उसके ऊपर हमला करने ही लगता कि तभी लियाम भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर लेता है। होली मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो उस वैम्पायर के ऊपर बहुत सारे स्पीयर्स फेंक देता है, लेकिन इतने सारे हमलों के बावजूद भी उस वैम्पायर को कुछ नहीं होता और वो बताता है, मैं ना ही जिंदा हूँ और ना ही मैं मुर्दा, इसीलिए किसी भी हालत पर तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो लियाम के पास आकर उसे काटने लगता है और वो लियाम को काट भी लेता है, जिससे लियाम एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि ये तो उसकी एक कॉपी थी, असली लियाम तो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक है। यहीं पर वो वैम्पायर लियाम को बताता है, तुम मुझे किसी भी हालत पर नहीं मार सकते। पहली बात, मैं जिंदा या मुर्दा नहीं, तो फिर मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। मैं अपने आसपास से एनर्जी लेता हूँ, तो फिर कुछ भी करके तुम मेरी एनर्जी नहीं खत्म कर सकते। ये चीज सुनने के बाद लियाम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और जैसे ही वो वैम्पायर लियाम के ऊपर हमला करता है, वो एक सैंड बॉक्स निकालता है, जिस सैंड बॉक्स के अंदर वो उस वैम्पायर को डाल देता है और वो वैम्पायर कहने लग जाता है, ये क्या है? मुझे इस डब्बे से बाहर निकाल बच्चे, मेरे साथ क्या कर रहा है तू? जिसके बाद लियाम बताता है कि एक सैंड बॉक्स के अंदर हवा, पानी, जल, एनर्जी कुछ भी नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई जिंदा चीज फिट होती है और ना ही मुर्दा, और इसके अंदर टाइम तेज चलता है, तो फिर ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर ये वैम्पायर अपने आप मर जाएगा। जैसे ही रात होती है, लियाम देखता है कि ये वैम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो खुश होने लग जाता है कि उसने इतने ज़्यादा खतरनाक दुश्मन को हरा लिया। इसके बाद हम उस एरिया को देखते हैं जहाँ पर लियाम की आर्मी है और वो सारे वैम्पायर्स भी है जो दोबारा इंसान बन चुके हैं, या शायद इंसान नहीं तो वो जीव बन चुके हैं जो वो पहले थे। यहीं पर इधर लियाम आता है और लियाम के आते ही आसना और जोडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो एक चीज़ लियाम को बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं उस वैम्पायर के मरते ही, क्योंकि इन सभी लोगों को वैम्पायर से एनर्जी मिल रही थी और अभी भी ये थोड़े थोड़े वैम्पायर हैं। आसना एक आदमी का कीमती दांत उखाड़ देती है और बताती है कि इन लोगों के दांत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। यहीं पर वो सारे लोग दोबारा वैम्पायर बनना शुरू ही होते हैं कि उसी समय लियाम अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबको नॉर्मल करना शुरू कर देता है। जितने लोगों के ऊपर मैजिक करा था वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर मैजिक नहीं हो पाया वो दोबारा वैम्पायर बनने लग जाते हैं। ये चीज़ सुनकर लियाम राडॉन वाला बैटल आर्मर पहन लेता है और उसे पहनने के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास के सारे एरिया में अपना मैजिक फैला देता है और सारे लोगों को हील कर देता है। जिस चीज़ को करते ही लियाम की ऐसी तैसी हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने सामने आसना और जोडी दिखते हैं जो बताते हैं कि सारे के सारे लोग नॉर्मल हो चुके हैं। यहीं पर इधर वो वाले वैम्पायर आते हैं जिन्हें वैम्पायर किंग कंट्रोल कर रहा था और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं वैम्पायर किंग से उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो बंदा कहता है कि उन्होंने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है उसके लिए वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन तभी लियाम कहता है कि वो तो बस ये चाहता है कि वो सारे लोग भी उसके गांव में आकर रहना शुरू करें और वो उन वैम्पायर के ऊपर एक मैजिक कर देता है जिससे वो नोबल वैम्पायर बन जाते हैं और नोबल वैम्पायर दिन में भी जिंदा रह सकते हैं। यही दूसरी तरफ लियाम सैंड बॉक्स के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि वैम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका है अब, और वो अपने सैंड बॉक्स को वापस अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद अगले दिन लियाम अपनी स्लाइम्स को पूरा का पूरा विलेज दिखाता है और लियाम बताता है कि उसका विलेज इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो शहर बनना शुरू हो गया है। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि लियाम अपनी मैजिक ट्रेनिंग करके अपनी मैजिक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस स्कारलेट लियाम से कहती है कि उन्हें अपनी पावर को शो करना पड़ेगा किस्तदोर और जामिल को। स्कारलेट बताती है कि अपना रुतबा और पावर शो करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक कंट्री की करेंसी होती है, यानी एक कंट्री कितने ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के कॉइन्स या फिर करेंसी को प्रोड्यूस करती है। स्कारलेट लियाम को वो वाला स्टैचू दिखाता है जो लियाम ने मिचरेल से बनाया था
और वो बताती है कि ये स्टैचू इतना ज़्यादा परफेक्टली बना हुआ है कि ऐसे स्टैचू को दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो इस काम को कर सकता है वो सिर्फ लियाम कर सकता है, वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। यहीं पर स्कारलेट जामिल के सिल्वर कॉइन्स दिखाती है और बताती है कि ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉइन्स हैं। अगर लियाम इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स को प्रोड्यूस कर सके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर वो शो कर सकते हैं कि उनकी कंट्री बहुत पावरफुल है। जिसके बाद लियाम कहता है कि ये तो चुटकियों का खेल है, और वो अपनी स्पिरिट्स को समन करके बहुत सारे कॉइन्स बना लेता है सिल्वर के, जो कि जामिल के कॉइन्स से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहीं पर स्कारलेट लियाम से ये सिल्वर कॉइन्स भी बनाने के लिए कहती है, और जब लियाम सिल्वर कॉइन्स बनाता है तब तो स्कारलेट की फट जाती है, क्योंकि ये कॉइन्स में बहुत ज़्यादा कम कॉपर का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। जिसके बाद आसुना और जोडी अगले दिन लियाम के इन कॉइन्स को इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि लियाम की कंट्री कितनी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियाम की कंट्री में ब्रूनो आता है, जो कि लियाम के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, और वो लियाम से परमिशन मांगता है उसकी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, जिसकी लियाम परमिशन दे देता है आराम से। जिसके बाद ब्रूनो यहाँ से चले जाता है ट्रेड की परमिशन लेकर। यहीं पर स्कारलेट बताती है कि दूसरे परिवार में शादी करने की वजह से ब्रूनो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुका है। इसके बाद हम लियाम को देखते हैं, जो कि अपने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। यहीं पर हम देखते हैं कि लियाम के अंदर से राडॉन निकल कर आती है, जो कि एक लड़की के फॉर्म में है, और अब हमें जानने को मिलता है कि राडॉन असल में एक लड़की है। मुझे पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि राडॉन एक बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो एक जवान लड़की निकली। लियाम भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि राडॉन एक लड़की है। जो भी है, राडॉन लियाम को बताती है कि वो अपने शरीर की मैजिक एनर्जी को सिर्फ स्पेल्स के अलावा भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी स्पेल के बिना इधर उधर कूद के दिखाती है। लेकिन जब लियाम ये करने की कोशिश करता है तो फिर वो कूद तो जाता है, लेकिन वो नीचे ढंग से लैंड नहीं कर पाता और उसके पैरों पर भी चोट लग जाती है। जिसके बाद राडॉन लियाम के शरीर पर काफ़ी सारे बबल्स बना देती है, और वो इन सारे बबल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी डालने के लिए कहती है, लेकिन लियाम ये ढंग से नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके बैलून्स फटना शुरू हो जाते हैं, और राडॉन बार बार इन गुब्बारों को बनाने लग जाती है और लियाम प्रैक्टिस करने लग जाता है। अपने समय की प्रैक्टिस के बाद हम देखते हैं कि लियाम ने अपने मैजिक के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम ने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा बीच बना लिया है। ये बीच देखते ही आसुना और स्कारलेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनका यहाँ पर खेलने का मन करने लग जाता है। जिसके बाद सभी लोग स्विम सूट पहनकर यहाँ पर खेलने आ जाते हैं, और सारे लोगों का स्विम सूट देखकर लियाम बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहीं पर रात के समय जब लियाम इधर उधर टहल रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी मैजिकल एनर्जी महसूस होती है, और लियाम उसकी तरफ जाने लग जाता है। वो एक जगह पर जाकर ज़मीन को खोदने लग जाता है और उसे एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है। ये क्रिस्टल देखकर लियाम को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये मैजिक क्रिस्टल ज़मीन के अंदर क्या कर रहा है। जिसके बाद राडॉन समझाती है कि दरअसल ज़मीन के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स बन जाते हैं जब कोई ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो बताती है कि इनसे मोटा पैसा भी बनाया जा सकता है। जिसके बाद अगले दिन लियाम ब्रूनो को ट्रेडिंग के लिए बुलाता है। वो ब्रूनो को ज़मीन के अंदर दफन हुए मैजिक क्रिस्टल दिखाता है, और वो बताता है कि ऐसे मैजिक क्रिस्टल हर जगह पर हैं, और वो कहता है कि उसने ये ब्रूनो को बेचकर कुछ पैसे बनाने हैं। जिसके बाद ब्रूनो कहता है कि वो इन मैजिक क्रिस्टल्स को ज़रूर बेच सकता है। ब्रूनो बताता है कि मैजिक क्रिस्टल का टेक्निकली कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो अच्छे दिखते हैं, इस वजह से उनकी वैल्यू डायमंड जैसी होती है। और वो मैजिक क्रिस्टल को देखकर बताता है कि ये मैजिक क्रिस्टल जवान है, इस वजह से इसका कम दाम मिलेगा थोड़ा सा। और वो बताता है कि एक मैजिक क्रिस्टल जितना ज़्यादा पुराना होता है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। ये चीज़ जानने के बाद लियाम सैंडबॉक्स को समन करता है और वो उसके अंदर मैजिक क्रिस्टल डाल देता है। लगभग 3 हफ्तों के बाद वो देखते हैं कि मैजिक क्रिस्टल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा रेयर बन चुका है। ब्रूनो इस मैजिक क्रिस्टल को एक डब्बे के अंदर डाल देता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। जिसके बाद अगले दिन रेना और 2 और एल्स किस्सा दौर के राजा के पास जाते हैं, और वो उन्हें एक क्रिस्टल देती है लियाम की तरफ से। जिस क्रिस्टल को देखते ही वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लियाम और ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील बना लेते हैं इन सारे मैजिक क्रिस्टल को बेचने के लिए, और इस समय हम देखते हैं कि लियाम का किंगडम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड भी हो चुका है। आसुना और जोडी के साथ भी लियाम की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, और अल्ब्रेविट लियाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। यहाँ पर शहर में सारे लोग लियाम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और राडॉन टाइम टू टाइम लियाम को मैजिक ट्रेनिंग देती रहती है। हम एक आखिरी बार लियाम को राडॉन के साथ मैजिक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये एनीमे ख़त्म हो जाता है।